स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम बात करेंगे राजस्थान में इस वक्त चुनाव प्रचार अंतिम दौर कहें, अंतिम पड़ाव कहें। अब तो दिन भी बाकी नहीं है, महज घंटे बाकी रह गए हैं और इसीलिए प्रदेश के दौरे पर दर्जनों नेता हैं। लेकिन शीर्ष लीडरशिप की अगर हम बात करें, मोदी और राहुल दोनों ही आखिर के पड़ाव में जनता को, वोटर को अपनी ओर खींचने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उन रैलियों में पब्लिक का विजन कम और एक दूसरे का आईना ज्यादा दिखाया जा रहा है। उस आईने को पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करती है, यह तो तय 7 तारीख को ईवीएम में होगा, लेकिन परिणाम 11 को आएगा। लेकिन इतना तय है कि जमकर एक दूसरे पर वार किया गया है। कोई भी ऐसा मौका ना नरेंद्र मोदी ने गवाया कि जिसपे गांधी परिवार हो या फिर कांग्रेस हो जिसे ना कोसा जा सके, और ना ही राहुल गांधी ने किसी भी मुद्दे पर मोदी को छोड़ा। तो चले हम दिग्गजों की सभाओं में क्या खास रहा वो आपको दिखाते हैं। दोनों नेताओं ने किस तरह से अपनी जुबानी जंग जारी रखी वो देखें और फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ब्रजेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से ललिता मेहरवाल जी हैं और भाजपा से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है और एक बार मैं आपको ले जाना चाहूंगा वापस नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के पास। एक परिवार की 4 पीढ़ी जिनको न खेत की समझ है न किसान की समझ है, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि देश का मेरा किसान बर्बाद हो गया। इसके लिए जिम्मेवार आप लोग हैं नामदार। आप और आपकी 4 पीढ़ी जिम्मेवार है। जरा जवाब दीजिए। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर अलवर के किसानों का आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। क्या ये भारत माता नहीं है? क्या इनका खून, इनका पसीना भारत माता को नहीं बनाता है? क्या दिन भर ये जो काम करते हैं, कुर्बानी देते हैं, क्या इनकी इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता बड़े उत्साह में भारत मां की जय बुला रहे थे, तो वहां जो नेताजी थे वो बड़े गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के उसको फटकारा और उसको कहा, चुप कर, भारत माता की जय नहीं, सोनिया गांधी की जय बुलवाओ। ये वीडियो आपने देखा होगा। नामदार, ये आपका चरित्र है। लाखों लोगों की हाजिरी में कांग्रेस के नामदार के फतवे के चूर चूर करके 10 बार भारत मां की जय बुलवाई है। अरे आप होते कौन हो जो हिंदुस्तान के बेटों के मुंह से भारत मां की जयकारा छीनने का पाप करने की हिम्मत करते हो? आपकी ये बचकाना हरकतें, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप एक जिम्मेवार पार्टी के अध्यक्ष हैं। एक अध्यक्ष के नाते आपके मुंह में भारत मां की जय का विरोध, ये आपको शोभा नहीं देता। अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, मगर अलवर के किसानों का आपने 1 रुपया माफ नहीं किया। क्या ये भारत माता नहीं है? क्या इनका खून, इनका पसीना भारत माता को नहीं बनाता है? क्या दिन भर ये जो काम करते हैं, कुर्बानी देते हैं, क्या इनकी इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए? देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, किसी भी प्रदेश में देख लीजिए,
किसान आत्महत्या कर रहा है। एक तरफ युवा सुसाइड पैक्ट कर रहे हैं, 4 से 4 युवा एक साथ आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या कर रहा है। आपसे उन्होंने कहा था, साफ कहा था, एक बार नहीं 10, 15, 20 बार कहा था कि हर साल नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा। हर साल नरेंद्र मोदी स्वयं 2 करोड़ युवाओं को देश में रोजगार देगा। मैं राजस्थान के युवा से पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने आपको धोखा दिया, हां या ना? चलिए, आपने सुना, दोनों दिग्गजों को एक दूसरे को जमकर कोसा जा रहा है। यही एक पूरे चुनाव का एक एजेंडा और मजमून रहा, विकास गौण रहा। कांग्रेस ने जो कुछ किया उसको बुनाने की जगह ज्यादातर तरजीह दी गई कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उसका काउंटर किया जाए। नरेंद्र मोदी अपनी विकास योजनाओं से ज्यादा पूरे वक्त तक जब भी सभाएं की हैं तो गांधी परिवार, नामदार, भारत माता की जय, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का भी एक रोज जिक्र किया था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। ये हमारे एजेंडे शीर्ष लीडरशिप के रहे, तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ब्रिजेश जी हैं। ब्रिजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा कि पूरे ओवरऑल अगर इसको देखें, मैं दिग्गजों की सभाओं पे जाना चाहूंगा, बाकी तो अली बली सब चले हैं बीच भी, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास दोनों को आपने सुना भी, किस तरह से देखते हैं इन स्पीचेज को? देखिए, मैं इन स्पीचेज में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो गरिमा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चाहे राहुल गांधी हो, इनकी भाषा में होनी चाहिए थी। भाषा की गरिमा में बहुत गिरावट आई है। पिछले कुछ समय से मैं लगभग 45 साल से इस पत्रकारिता में हूं, जो मैंने देखा है उसमें और आज के दौर में बहुत अंतर आ गया है। भाषा को हम, ठीक है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरह से रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाषा का निरंतर हास कर दें। ये थोड़ा मैं समझता हूं सामाजिक परिवेश ही ऐसा हो गया है या कहिए, लेकिन फिर भी हमें अपनी गरिमा तो रखनी चाहिए थी। ये सही है कि विकास के मुद्दे पर ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, दोनों ही विकास के मुद्दे पर नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, इस बात को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, जो भारतीय राजनीति का मैं समझता हूं आज का सबसे खराब दौर कहा जाएगा। और आगे चल के आप क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम भाषा और एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए। जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। निमिषा जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये तो बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है, और ये राजनीतिक दलों को ही तय करना है कि भाषा की लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि सुर्खियां बनती हैं, सुर्खियां बटोरी जाती हैं। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक मोड नहीं है कि केवल हम सुर्खियां बटोरें। चलिए, पेपर्स में तो जो कुछ होता है वही छापा जाता है, सीनियर लीडर्स जो बोलते हैं, और अगर उसी दौरान कोई उपद्रव वहां पे हो जाता है तो वो प्राथमिकता बन जाती है, क्योंकि नजरिया बदल रहा है, समाज का भी बदल रहा है। मैं इसमें राजनीतिक पार्टियों को ही दोष नहीं देना चाहूंगा, लोग सुनने में पहले देखेंगे। इतना अच्छा अगर कहीं पे कोई स्पीच चल रहा है और उसमें अगर कहीं पे भी किसी ने काला झंडा दिखाया या कुछ हल्का सा हुड़दंग किया, तो पूरी पब्लिक की निगाहें घूम के उस चौक पे, चौकी पे या कहीं पे जो होता है वहां चली जाती हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि देश की पॉलिटिक्स किसी भी दिशा में जा रही लेकिन स्टेज से जिस तरह की आवाज की उम्मीद पब्लिक को होती है, हो सकता है कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी होती है, उसमें आप जान भर दें, लेकिन पब्लिक की पसंद, जैसे एक निष्पक्ष एक समीक्षक हैं ब्रजेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि गिरावट है दोनों ही नेताओं के शब्दों में, बोलने में। देखिए योगेंद्र जी, ब्रिजेश जी का अपना एक विश्लेषण है और उस आधार पर तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, यदि भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप देखेंगे तो एक जो बहुत ही भाषा की गरिमा के साथ राजस्थान के रण में उतरे हैं। अब बात कांग्रेस ने की है, कांग्रेस के यदि कोई नेता कहते हैं कि नहीं भारत माता की जय को रोक करके सोनिया गांधी जी की जय की जय, कांग्रेस का नेता यदि कमरे में बंद होकर के अपने भाषण उद्बोधन दे रहा है, उसमें कह रहा है कि उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, ब्राह्मणों को हक है, वैश्यों का हक है,
ऐसी अनगल जब बातों का प्रलाप जब मंच पर आता है और मंच के माध्यम से जवाब दिया जाता है, यहां पर कटाक्ष टिप्पणी पर एक खेद प्रकट करना कहीं पर भी भाषा शैली को नहीं गिराता है। और वहां जहां बात की जाती है नामदार की और कामदार की, शब्द जो है नामदार और कामदार, कोई नाम से काम कर रहा है, कोई काम है। प्रधानमंत्री तो खुद को सेवक कह के बात करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी राजस्थान के रण में पिछले 5 वर्षों में शायद राजस्थान के अंदर पहली ऐसी मुख्यमंत्री होगी जिन्होंने इतने दौरे किए, पूरे राजस्थान के कई बार भ्रमण कर दिए। शब्दावली कांग्रेस करती है, जवाब जब दिया जाता है तो उसका जवाब, टिप्पणी का जब जवाब दिया जाता है तो उसपे बौखला टंक होती है। कैसे कैसे अभद्र टिप्पणियां ये लोग प्रधानमंत्री जी पे करते हैं, मुख्यमंत्री जी पे करते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री अभिवादन, आधी कमर झुका के अभिवादन कर रही हैं। हे भगवान, कहां मति भ्रम हो गई है आपकी। राजस्थान की महिला पधारो हमारे देश ऐसे करके उद्बोधन करके झुक करके अभिवादन करती है। उस अभिवादन पर कटाक्ष करके इन्होंने महिला के प्रति अपनी कुदृष्टि स्पष्ट की है। न केवल ये बोलते हैं, अपितु लिख के भी जवाब देते हैं कैसा अभिवादन। चलो एक मिनट छोटा सा सवाल हो रहा है इस बीच ही, एक मिनट छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे जी। आप जो जिक्र कर रही हैं जाति वाला, जो आप बीच में बोल रही हैं वो शायद सीपी जोशी के लिए बोल रही हैं। इलेक्शन कमीशन के क्लीन चिट के बाद भी बीजेपी अभी तक उस मुद्दे से बाहर नहीं आना चाहेगी? कमीशन से बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश में। देखिए कमीशन तो सब कुछ ही है, हाँ, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन वो किसी के कहने की वजह से किया है उन्होंने, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी भी मुद्दा बना हुआ है वो। जब आपकी मानसिकता में ही सांप्रदायिकता फैलाना हो, सांप्रदायिकता से सत्ता हासिल करनी हो, अरे भाई बीजेपी का क्लीन चिट चाहिए सीपी जोशी को या फिर क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन का चाहिए? मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। चलिए मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। इसी मुद्दे में बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और हम चर्चा कर रहे हैं दिग्गजों के जुबानी जंग पर। चलिए मैं निमिषा जी वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार मैं ललिता जी के पास जाना चाहूंगा। ललिता जी, मेरा सिंपल सवाल है कि भाषा की जो एक मर्यादित भाषा जो सुनना चाहते हैं, अपेक्षा भी करते हैं कि मेरे साथ कोई व्यवहार इस तरह का करे, लेकिन सामने वाले की भी तो अपेक्षा होती है कि वो भी तो ऐसा ही करे। आम बोलचाल में दिखना चाहिए, लेकिन जो गिरावट आ रही है वो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अपने अपने दावे हों कि नहीं हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सामने वाला इसी तरह से बात कर रहा है, वो एक अलग हो सकता है बात। लेकिन हमें लगता है कि एटलीस्ट अगर ऊपर से कोई इस तरह की हरकत करता है तो नीचे भी कार्यकर्ता उसे वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो सुधार होना चाहिए और ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमारी गाइडलाइन क्या हो, किस लिमिट तक इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अभी जो चीजें आ रही हैं ब्लो बेल्ट आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि होना नहीं चाहिए ये। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इन दिनों जिस तरीके से जो वक्तव्य नेताओं के आ रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के जो वक्तव्य आ रहे हैं, वो वास्तव में स्तरहीन आ रहे हैं और इससे जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और इससे केवल मात्र बहुत मतलब जनता को दुखी हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां विकास का मुद्दा होना चाहिए वो तो गौण हो गया और जाति धर्म को लेकर और बेकार की बातों को लेकर ये सब चल रहा है। जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, इलेक्शन के भी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि ये अंगद का पैर है, ये तो यहां से हटेगा नहीं। लोकतंत्र के अंदर आप इस तरीके की भाषा अगर यूज करते हैं तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ये अंगद का पैर मत तो एन केन प्रकार आपको हर हाल में सत्ता चाहिए। ये लोकतंत्र का फिर मतलब कहाँ रह जाता है। तो इस तरीके से और जिस तरीके से योगी जी ने जो बोला है कि हनुमान जी एक दलित थे, फिर इनके केंद्रीय मंत्री जी का जैसे वो बयान आता है कि नहीं वो आर्य थे, तो मतलब आपने नीचे समाज को तो बांट ही दिया, इसके अलावा आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके की आप अगर मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
आपको ध्यान हो तो मनमोहन सिंह जी ने खुद ने एक ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं ने कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आप केवल एक पार्टी के ही नहीं है, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपना राजधर्म आप पहचानिए और इस तरीके के केवल मात्र एक पार्टी के लिए इस तरीके की भाषा और को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जिस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, अपनी मर्यादित रखिए भाषा, तो उन्होंने फिर भी नहीं ध्यान दिया। जिस तरीके से वो वक्तव्य नामदार और ये सब करके जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, ये वास्तव में एक उनका प्रोटोकॉल जो है, उनकी जो मर्यादित भाषा होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री की, वो नहीं उन्होंने ध्यान दिया। और अमित शाह जी का जिस तरीके से आप ये देखिए, नामदार और कामदार को लेकर के ये बात सही है कि जो लगातार सुन रहे होंगे वो डेफिनेशन सब जानते होंगे, लेकिन अभी निमिषा जी ने कहा कि नामदार का मतलब कि सिर्फ आप नाम से खा रहे हैं, कामदार का मतलब कि काम करके खाया जा रहा है, यानी कि हम उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बीजेपी का साफ कहना है कि इस वजह से हम नामदार कहते हैं और हम कामदार कहलाते हैं। नहीं, वही तो मैं यही तो बता रही हूँ कि 70 साल में जिस तरीके से इन्होंने एकदम से नकार दिया है कि विकास को, कि नहीं 70 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ, तो ये ना केवल कांग्रेस पार्टी का अपितु यहाँ के मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर्स और मतलब जितने भी जो काम करने वाले हैं, जिसने देश को आज 21वीं सदी में पहुंचाया है। आज हम देखते हैं कि जहां जब देश 1947 में जब आजाद हुआ था, देख सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, आज देश कहां 60 साल में कहां से कहां तक आ गया है। ये गली में मत बोलिए प्लीज, जब मैं बोल रही हूँ तो मत बोलिए जी। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर आया है देश, वो सब जानते हैं कि सबकी मेहनत है। और अटल बिहारी जी जो स्वर्गीय अटल बिहारी जी जो थे, उन्होंने स्वयं ने कहा था कि मैं अपने देश के विकास का अगर मैं कहता हूं कि नहीं होता है तो अपने देश के पुरुषार्थ पर ये अन्याय होगा। तो जिस तरीके से आज उन्होंने आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, जब वो दंगे हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी साहब को, कि आप राजधर्म की परिभाषा को समझिए, उसको समझिए, उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आज भी प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर हैं, आज भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज उनको जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये एक शर्मनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी मर्यादा। ललिता जी, लेकिन ये दोनों तरफ से ही हो रहा है, एक तरफ को नहीं। हम एक तरफ को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, जिस भी भाषा में हो रहा हो, जो भी अपनी एक शैली है, लेकिन ये एक तरफ से नहीं हो रहा और ना ही एक तरफ से रुक रहा है। योगेंद्र जी एक बीच में एक विधायक आके कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मतलब आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपने आप लोग कि जिस तरीके से विधायक। चलो मैं ब्रजेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। निमिषा जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, ब्रजेश जी के पास। योगेंद्र जी, मैंने दोनों की चर्चा सुनी। मैं एक बात बताऊं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और विपक्ष में भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देने सदन में खड़े होते थे या सदन के बाहर सभा में भाषण देते थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका भाषण सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाया करता था। कारण उनकी भाषा या वो जिस तरीके की भाषा काम में लेते थे, उसका प्रभाव इतना गहरा होता था कि चाहे वो उनके विपक्ष में हो, चाहे उनके पक्ष का आदमी हो, हर व्यक्ति उसको बड़ी शालीनता के साथ सुनता था। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसमें अटल बिहारी वाजपेयी देते। आपने शायद इंदिरा जी को भी सुना होगा, इंदिरा जी की भाषा शैली भी उसी तरीके की थी। उसके बाद राजीव गांधी जी की भी शैली उसी तरीके की थी। मनमोहन सिंह जी जब आए, उन्होंने बोलना कम किया तो लोगों को लगा कि एक ठीक है, प्रधानमंत्री हैं तो कम बोलते हैं, और कम बोलने की एक अपनी गरिमा होती है, वो आपको पता है सबको। लेकिन ये सही है कि आज जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, प्रधानमंत्री भी नहीं तो राहुल गांधी भी नहीं, दोनों की भाषाओं में, दोनों की भाषा की गरिमा में गिरावट है, ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और यहां कोट करना चाहूंगा सभी के सामने कि देखिए, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी में होते हैं तो बड़े डिफेंसिव होते हैं। वजह साफ है, क्योंकि जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो आपको 10 कमियां नजर आती हैं, जनता के बीच आप गिनाते हैं, उन्हें भुनाते भी हैं, और जनता को जब लगता है कि वास्तव में हमारा कोई दुख दर्द समझने वाला है और हमारे हितों की बात कर रहा है, वो होता है नजरिया जब आप किसी सत्ता को कोसने की कोशिश करते हैं और उस पर एक सीधे एलिगेशंस लगाते हैं, तब वो पोजीशन तब होती है। आज बीजेपी उसी पोजीशन पे है। बीजेपी 2013 के इलेक्शन के दरमियान
अपोजिशन में थी, अपोजिशन में एक विकल्प के रूप में, क्योंकि आपको अपनी बात को प्रोजेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है। लेकिन आप जैसे ही सत्ता की कुर्सी पे होते हैं तो आपको जवाबदेही बनती है। अब जवाब किस तरह से, आपने डेवलपमेंट किया तो बिल्कुल बताना चाहिए, किया भी होगा तो बताना भी चाहिए, उसमें कोई बात भी नहीं है। अगर आपने रोजगार के अवसर दिए हैं बताने चाहिए, जो बीजेपी बताती भी है। लेकिन दो बातें यहां पे मुझे दिखाई देती है, जो मैं अगला मेरा सवाल होगा, मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा कि वजह क्या है कि विकास पे भरोसा नहीं रहा, या हम कर नहीं पा रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर डेवलपमेंट का कहीं पे भी अगर सिनेरियो विजन कहीं होता है तो रिफ्लेक्ट करता है, वो पब्लिक के बीच से आना चाहिए कि वंस मोर विकास बेमानी होगा। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि या तो कर नहीं पाती हैं सरकारें, क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को अर्ध सत्य दिखाई देता है, उसकी तय में जानना कोई नहीं चाहता है। मैं पूरे सत्ता के महासमर में कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि चाणक्य से जब पूछा गया है कि आप इस कुटिया में क्यों सोते हैं, प्रधानमंत्री आपके लिए तो महल है, महल का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, अगर जनता के सुख दुख को देखना है, जनता की नजरिए को देखना है तो आपको कुटिया में रहना पड़ेगा। अगर उनके दुख तकलीफ को आप समझ नहीं सकते तो बहुत मुश्किल है शासन चलाना। अगर हम केवल एक भोगी हो जाएंगे तो फिर उसकी तकलीफ का पता कैसे लगेगा। ये वो राजनीति का एक आधारभूत स्ट्रक्चर है जो पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। दावा बेशक कुछ भी किया जाए लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि विकास के मुद्दे से ज्यादा चर्चाएं इस तरह के मुद्दों पे होती है। मैं वापस एक बार ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि मैंने जैसे कहा कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो आप डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि आपकी एक जवाबदेही बनती है, आपको जवाब देना है। और अगर जवाबदेही है, आप ताल ठोक के कहिए कि मैंने डेवलपमेंट किया है। जैसे आज कोई विधायक अपने क्षेत्र में ये नहीं कहता कि 200 एमएलएज में काम नहीं किया होगा, बिल्कुल काम किए। बहुत सारे ऐसे एमएलएज को मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान कवर किया है कि जिनके श्रीमुख से अपोजिशन में जो कौन चुनाव लड़ रहा है उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। अपनी बुकलेट के जरिए, अपने एजेंडे पे सीधे एक ही बात कहते हैं, अगर मैंने विकास किया है, मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, मौका दीजिए, अगर नहीं किया है तो आपका फैसला है। वो राजनीति बहुत कम मुझे देखने को मिलती है। ऐसे आज भी है, मैंने देखा है, कवर किया मैंने उन लोगों को। तो इस एजेंडे पे सरकारों को भरोसा क्यों नहीं है, शीर्ष लीडरशिप को भरोसा क्यों नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, मैं एक बात तो क्लियर करूं आपको, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि विकास के मुद्दे पर अब चुनाव नहीं लड़े जाते। जातिगत आधार, एक दूसरे पर कटाक्ष, इन बातों को लेकर के चुनाव लड़ना, चुनाव का एक मुख्य मुद्दा यही हो गया कि जातिगत आधार पर चुनाव लड़ें, विकास को गौण कर दें, और हमने एक दूसरे के बारे में क्या कहा इसके ऊपर चुनाव लड़ें। सवाल इस बात का है कि विकास जितना किया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई एक पार्टी विकास नहीं करती। कांग्रेस ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, उसने विकास किया। दोनों के अपने अपने विकास के मापदंड रहे, उन मानदंडों के हिसाब से दोनों को जनता को यह बताना चाहिए कि हमने इतना विकास कर लिया। और ये हम होता क्या है चुनाव के अंदर कि आपको अपनी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका देंगे। मेरे ख्याल में आपके लिए कौन नहीं पड़ेगा, लगातार नहीं कर रहे हो, सही कह रहे हैं आप, सुनने की ताकत। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, नहीं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको विकास, आपको तराजू पर नहीं तोल सकते, मैं तराजू पर, मैं मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को अपनी नीतियां बतानी चाहिए, अपने प्रोग्राम बताने चाहिए, अपने विकास के कार्यक्रम बताने चाहिए। वो तो आप लोग बताते नहीं है, और आते किस बात पर है, आपने उसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने कहा, ना गलत बात, मैं बिल्कुल गलत बात है। आपको ये एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से ही फुर्सत नहीं है, तो जनता क्या करेगी उसमें? निमिषा जी, आप एक बात सुनिए, लाभार्थी प्रदेश में आपके हिसाब से करीब 4 करोड़ हैं, जो आप लोग बताते हैं। अभी प्रेस ब्रीफिंग थी मिस्टर जेटली की, तब भी कहा था कि 4 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, है ना। 1 करोड़ 39 लाख 58,000 कुछ मैं मतों की बात कर रहा हूं, जिसमें 163 सीटें आई थी आपके। 4 करोड़ लाभार्थियों को लाभ भी दिया आपने, और केवल एक योजना का नहीं, कई तो उसमें ऐसे कॉमन है कि जिनको पॉश मशीन का भी लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है, दूसरे भी जो भामाशाह योजना के तहत जो आ रहे हैं उस दायरे में उनका भी लाभ मिला, कई ऐसे भी होंगे। मैं ये इतने से बात जानना चाहता हूं निमिषा जी आपसे कि जब 4 करोड़ लोगों को आपने लाभ दिया है, मालूम होना चाहिए कि अगर 4 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ भी आपको वोट देंगे
आपको गिनने के लिए वहां कांग्रेस के एमएलए नहीं मिलेंगे। मैं आपको नहीं मैं वो बता रहा हूं, तो भरोसा क्यों टूट रहा है बीजेपी का? लाभार्थियों में भरोसा नहीं है आपको, आपके नेता एजेंडे पर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से कह रहा हूं मैं। एजेंडे पर ही है बात। यहाँ पर यह हो रही है कि जब कांग्रेस गुमराह करने वाले वक्तव्य, अभी आपके चैनल में ये हमारी विचार विमर्श प्रारंभ होने से पहले, जैसे ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के लिए आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आपके वापस आप ही के पास आऊंगा। तो चले छोटे से ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं और वापस लौट रहे हैं सत्ता के महासमर में। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं हम शीर्ष लीडरशिप की जुबानी हमले, जुबानी जंग की। निमिषा जी, ब्रेक से पहले मैं आपके पास में था जी, अपना स्टेटमेंट आप रेगुलर रखें। देखिए, जब विकास की बात जब कांग्रेस करती थी तब विकास की बात सिर्फ कागज के पन्नों तक सिमट के रह गई। गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों और अमीरों के बीच में जो खाई बढ़ाते चले गए, वो कांग्रेस के कुशासन की देन थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब नई सूचना तकनीकी के साथ जब वो आए और उसके बाद उन्होंने लगातार लाभार्थियों के साथ जोड़ करके बैंक ट्रांजैक्शन, जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जब योजनाओं को सीधा लाभार्थी तक पहुंचाया, तो अपने आप में एक विकास के सुशासन पर मोहर लगाई है। और जब हम जुलाई में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए, चुनावी रण में जब उतरने से पहले हम लाभार्थियों के सम्मेलन के साथ चलना प्रारंभ किया, तो कांग्रेस का पेट दुखने लगा। फिर वो हो हल्ला मचाने लगे, शासन प्रशासन की दुहाई देने लग गए, बोलने लगे कि नहीं देखिए एक बार आचार संहिता लग जाने दीजिए, फिर आपके देखते हैं भीड़ कहां से लाते हैं। अब भीड़ भी आ रही है, जनता का उत्साह भी है और जन सैलाब जो है वो आपके सामने है। रही वक्तव्यों की बात, जब कांग्रेस का जो आज ही आपके चैनल पर हम विचार विमर्श जब प्रारंभ हो रहा था हमारा, उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे थे वो भाग गया, ये एक अर्थव्यवस्था को चुनौती दे करके इनका जो घर भर रहे थे वो भगोड़े हो गए। उन भगोड़ों की जय जयकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की धरा पर आकर लगा रहे। इससे बड़ा विभत्सकारी चेहरा कांग्रेस का हो नहीं सकता, क्योंकि एक भगोड़ों की जय जयकार लगा रहे हैं आप। ये आपकी हालत हो चुकी है। ये सीधा स्पष्ट नजर आता है कि ये कांग्रेस जो है आज धराशायी हो चुकी है। कोई मुद्दे बचे नहीं है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते गरीबी हटाएंगे हम। कैसे हटाएंगे? गरीबों की तो खाई आपने बनाई है। आज गरीब के चेहरे पर स्वाभिमान सम्मान की जो मुस्कान है वो देखते से बनती है। बिल्कुल। तो उस एजेंडे से क्यों भटक रहे? उस एजेंडे से क्यों भटक रहे निमिषा जी? उस एजेंडे पे तो आना चाहिए कि एक तरफा उस एजेंडे पे आना चाहिए। नहीं, हम लोग नहीं, आप लोगों को आपकी योजनाओं पे भरोसा होना चाहिए। भाई काम हुआ है प्रदेश में, कोई डाउट नहीं, हमें तो लगता है काम हुआ है, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं लग रहा है कि काम को गिनाया जाए? देखिए, प्रदेश के हम लगातार काम की बात करें, प्रदेश की बिटिया को गोद लेकर के पढ़ने के अवसर दिए तो भाजपा ने दिए, चूल्हे से मुक्ति मिली तो भाजपा ने दिए, और परिवार की मुखिया महिला को बना करके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में दिया जाए। मोदी साहब जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं इसका? मोदी साहब क्यों जिक्र नहीं कर रहे हैं इसका? लगातार जिक्र कर रहे हैं। आज भी आप सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में लोक, जन और तंत्र अर्थात शासन, उन दोनों का सामंजस्य भाजपा के शासन में ही संभव हो पाया है। ये जश्न मना रहा है पूरा राजस्थान और ये जश्न मनाएगा पूरा भारत, क्योंकि पहली बार सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोक और तंत्र का एक साथ सामंजस्य पहली बार हुआ है। स्थापित भैरव सिंह जी को भी खारिज कर रहे हो आप लोग? सूचना तकनीकी के माध्यम से हम जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके जवाबदेहिता, पारदर्शिता की जो बात शासन प्रशासन में होती आई है वो अब संभव हो पाई है। जो आपने अपने आधार कार्ड की बात की गई चल रही थी कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक किया जाए, सबसे ज्यादा कांग्रेस विरोध कर रही थी। ये तो आप दोनों पार्टियां तय करिए। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो सबसे घातक आप लोग बता रहे थे कि अमेरिका में डेटा चला जाएगा सारा। अब अमेरिका में नहीं जा रहा, अब कहां जा रहा है? जीएसटी हमारा था, होने चला है। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं। जीएसटी का आपने विरोध किया है, हमने तो आधार कार्ड का विरोध किया है। हमारा आधार कार्ड आप उठाए। मैंने पहले कहा, मैंने निमिषा जी कहा, सार यही है कि जब हम सत्ता की कुर्सी पे होते हैं तब कुछ और होता है, तो हम डिफेंसिव होते हैं। उस वक्त हम
नजरिया हमारा बदल जाता है। और जैसे अपोजिशन में होते हैं तो सरकार कोई भी हो, उसका हर कदम में हमें कमजोरियां दिखाई देती हैं। अभी आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज एक बात हुई है, राजीव गांधी जब कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो बीजेपी के नेताओं ने बड़ा विरोध किया था। तो हम आज यदि कॉरिडोर की बात की है, कॉरिडोर की बात की है, करतारपुर कॉरिडोर की बात की है, तो आज एक भावना व्यक्त की प्रधानमंत्री जी ने, क्या 70 साल हो गए। पहली बात तो कांग्रेस ने विभाजन किया, तब ये ध्यान नहीं आया कि श्रद्धा का, धर्म का इतना आस्था का प्रतीक है और वहां पर कॉरिडोर नहीं बन पाया। आज कॉरिडोर बनाने की नौबत आ गई है, क्यों ना इसको विभाजन के समय भारत की तरफ रखा गया। पहली बात तो विभाजन जो है, अखंड भारत का विभाजन जो है कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने किया विभाजन पूरा। तो आज भावना व्यक्त की है, कहीं ये आपको कटाक्ष लगते हैं, ये आपको बातें लगती हैं? खैर निमिषा जी, इतिहास है और वो ये बातें मुझे लगता है कि एटलीस्ट किसी को बोलना नहीं चाहिए कि विभाजन के लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अगर उस वक्त आप जिंदा नहीं है, उस वक्त की परिस्थितियों को मुझे लगता है इसे राजनीतिक इश्यू बना के बुलाना नहीं चाहिए। ये देश की वो पीड़ा है जिसको अगर आप लोग सियासी मुद्दों में घसीट रहे हैं, उस वक्त कोई भी रहा होगा उसकी पीड़ा है। आप लोग, मुझे लगता है कि ओछापन है राजनीति का। आपके लिए नहीं शर्मनाक बात है, कॉरिडोर बन रहा है। ये कॉरिडोर का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि विभाजन और ये जो चीजें, उसे विभाजन को कोई नहीं रोक सकता था, ना रोका जा सकता था। मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोगों को सुनती है, और अगर हम उनको यही बात सिखाते रहेंगे कि कौन इसका दोषी था, क्या चेहरा है। आज अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके पास में 15 लाख को तो नौकरी दे नहीं सकते, यूडीएचएस नहीं, आपके पास में अपने घोषणा पत्र मानव संसाधन मंत्रालय है आपके पास में। अगर आप ये पाठ्यक्रम और इन सब चीजों में दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आंकड़ा नहीं दिखा सके। ललिता जी, हाँ चलिए आपके पास में आऊंगा। निमिषा जी ने अभी जो कहा, अभी आपने सुना, सारे आरोप आप लोगों पे लगाए कि मुंह बंद करे कैसे बैठ सकते हैं, और भगोड़ों की जय जयकार आप लोग कर रहे हैं जी। जिस तरीके से निमिषा जी ने 1 से लेकर जेड तक सारी बात बोल दी। निमिषा जी से पूछे कि जिस तरह से 1947 जिस तरह से देश आजाद हुआ था, उसमें क्या परिस्थितियां थी। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे देश के, आज उस देश के हर आदमी की पीड़ा है और उसको उस तरीके से उछाल उछाल के कि ये कर रहे हैं। और आपको शायद ध्यान होना चाहिए कि सिद्धू साहब गए थे अभी, और इमरान खान जी जब प्रधानमंत्री बनाए थे तो वहां उनसे बात हुई। जब ये सारी बात कॉरिडोर की वो बात करके आए, जब वापस आए तो उन्होंने सारी बात बताई। नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे किया। और मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, ठीक है उन्होंने कॉरिडोर सिद्धू जी ने किया, उन्होंने आके यहाँ सारी बात बताई, श्रेय आप उनको देंगी? अवसरवादिता है मतलब आप प्रधानमंत्री, मतलब विदेश नीति एक विधायक तय करेगा। तो उनसे बोले आपने जो कुछ बोला, उन्होंने बीच में बोला, आपने राहुल गांधी से लेकर सब पे तंज कसे, खामोशी से सुनते, थोड़े से सुनने की तो आप लोग हिम्मत रखिए। नहीं, एक विधायक नहीं, आप प्लीज, आपको मैं मौका दूं, वो किसी को भी श्रेय देंगे, कुछ भी कहेंगे, वो मोदी जी को भी कोसेंगे। आपको सुना ना उन्होंने, तो क्यों डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं आप लोग? मैं ये सुनना चाहता हूँ, वो कुछ भी बोल रही है, आप सुनेंगे तो सही। खुद कर रही है, चलिए आप बोलिए। नहीं, आप ये बताइए, अरे वो कुछ भी बोल रही है, आपको सुना ना उन्होंने, बोला क्या कुछ? ये बीजेपी की बड़ी, मुझे समझना, कुछ लीडर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ में, कि सिर्फ वहां से तय करके आते हैं कि अपने एजेंडे को बोलने के बाद सामने वाला अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसे बार बार रोकना है। आप जब बोल रही थी, दर्शक सब देख रहे हैं, कुतर्क क्या होता है? आपने सारे तर्क दिए कि विभाजन के दोषी कांग्रेस है। इतिहास पढ़ा है आपने कभी इस बात को लेकर के? फिर आप सुनिए ना एक बात, प्लीज निमिषा जी, आप बोलेंगे नहीं, अगर आपको मैं अवसर दूंगा, मैं आपको नहीं, आपको मैं मौका दूंगा। विश्लेषक के रूप में देखती हूँ मैं आप, मैं मौका दूंगा, ये मुझे पसंद नहीं है कि आप बीच बीच में बोलेंगे। चलिए आप बोलिए, अपनी बात कहिए। तो सिद्धू साहब जाकर आए थे, उन्होंने सारी बात की, इन्होंने फटाफट जाके ये लगाया। तो कहीं ना कहीं सिद्धू साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आज सारा योगदान अगर नरेंद्र मोदी साहब ले रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत गलत है कि इसका सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये एक शर्मनाक बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सब मिलकर काम करना चाहिए। जिस तरीके से, फिर एक बात मुझे ये बताइए कि जब आज कॉरिडोर की बात ही ले लेके सियासी मुद्दा बना रहे हैं इसको, जब वो केक खाने गए थे वहां पर, तब क्यों नहीं डिसाइड करके आए? तब बात कर लेते उसका, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और दूसरी चीज मैं ये बता रही हूँ कि जिस तरीके से निमिषा जी बता रहे हैं कि विकास के मुद्दे की बात बता रहे हैं कि विकास, कांग्रेस ने हमेशा विकास को लेकर ही और उसको मुद्दा बना के ही किया। जब गहलोत साहब की सरकार थी उस वक्त रिफाइनरी आई, मेट्रो आई और रोडों का काम हुआ कितना शानदार, और युवाओं को रोजगार मिला।
मतलब राजस्थान में इतना विकास। रिफाइनरी तो आई कहाँ है मैडम, रिफाइनरी आई नहीं है। रिफाइनरी तो आधार तो रखा ही, आप रिफाइनरी का तो काम किया ही है। रिफाइनरी का सौभाग्य है कि दो बार नेताओं को दर्शन करने का उस जगह को अवसर मिल गया। पता नहीं रिफाइनरी के तो दर्शन कब होंगे, लेकिन दोनों ही बार। लेकिन आधार आप लाने का श्रेय किसको है? आपका वक्त निकल गया, 5 साल पूरे इनका वक्त निकल गया। योगेश जी, लाने का श्रेय किसका है? आप लोग इसमें खुश हैं कि हम लोग एग्रीमेंट साइन किया, ये लोग इसमें खुश हैं कि हमने 4 दीवारी बना दी। अभी हम कर देते चल रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, और फिर इसमें मेट्रो 4 दीवारी का, और फिर दूसरी चीज रिफाइनरी का काम नहीं चल रहा है, सिर्फ 4 दीवारी का। मैं जाके आया उस जगह में, आरंभ हो गया। हाँ, नहीं, मैं तो जाके आया हूं। आप तो हो सकता है सुनी सुनाई बात कर रही हूँ। 7 दिन पहले बाड़मेर में उस जगह से जाके रिपोर्टिंग की है मैंने कि स्थिति क्या है उसकी। सिर्फ वॉल जो 4 दीवारी है उसका काम चल रहा है अभी तक। योगेंद्र जी देखिए, शुरुआत किसी चीज की होती है, तो जब शुरुआत होती है वो हुआ है। वो किसकी गवर्नमेंट में हुआ है? कांग्रेस की गवर्नमेंट में। कहीं ना कहीं विकास उनके एक दिमाग में था, तभी तो आज इतनी बड़ी चीज लेकर आए ना। अब मेट्रो लेकर आए, तो मतलब बहुत सारी चीजें विकास जो देखा जाए। और उसी के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़े तो हम लोग, जब पिछली बार 2013 के अंदर जब नहीं थी गवर्नमेंट, वसुंधरा जी के पास बहुत सारे लोग गए थे और विकास की बात की, तो वसुंधरा जी ने एक तंज कसा था उनके ऊपर कि विकास उन्होंने सामने वालों ने किया था कि क्या वो वापस आए क्या। तो मतलब कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है। आज ये बात कर रहे हैं योगेंद्र, तो चले ललिता जी, ये मुद्दा गौण हो जाना चाहिए। फिर ये मुद्दा तो गौण ही है, उठा तो ये रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने विकास किया तो विकास की बात करते हैं ना। ये आज योगेंद्र जी आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने क्या भाषा बोली, क्या बोला। वो किसानों की बात कर रहे हैं मात्र, तो किसानों की बात करना क्या गलत बात है? आज वो बोल रहे हैं कि इतने 7 लाख किसान आज दिल्ली में बैठे हुए, आप उनके साथ न्याय कीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर मैंने 11,000 करोड़ मैंने दे दिया है, जबकि वास्तव में अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे वो बोल रहे हैं कि हम 1200 दिन से लगातार जनपद पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर, और हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। हमारा टेंट हटा दिया गया, हमें घसीट कर डाला गया। मतलब सैनिकों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप ये देखिए। अब उन्होंने 1 मिनट पर उन्होंने ये बोला, प्रधानमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री होकर आप मंच पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। ये कितनी बड़ी बात है। ये प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है। 1947 से उन्होंने लगाया कि आज तक 1,000 इनका स्टेटमेंट पूरा होने, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊं। हम तो दोनों आज खामोश रहेंगे, आप ही लोगों को सुनना है। इनके बाद में मैं आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने 1947 से आज तक 1,000 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण। 1,000 सर्जिकल स्ट्राइक का कहां से आंकड़ा है? ये अभी मैं आपको देती हूँ। मैं जी अभी हमारे यहाँ पीसी हुई है, उनमें सारा मैं आपको रिकॉर्ड दे देती हूँ उसका। लेकिन इसमें ललिता जी, इसमें राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जो सोल्जर्स हैं उनके शौर्य का बखान कभी नहीं किया गया, उन्हें वो अवसर देने ही नहीं दिया गया। वो केवल एक परिवार के बखान में लगी रही कांग्रेस। वक्त था सर्जिकल स्ट्राइक अगर की थी तो बोलना चाहिए था। हालांकि ये बात सही है कि कई मर्तबा सीनियर ऑफिसर से बात कह चुके हैं कि नई बात नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक एक पार्ट ऑफ आर्मी है। ये उन्होंने बोला 1,000 बार कर चुके हैं, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण आप मत कीजिए, ये हमारा काम है। और दूसरी चीज ये मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से। चलिए ललिता जी, एक मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं सीनियर लीडर्स के उन बोलों पर जो हो सकता है कि कार्यकर्ता में जान फूंकने के लिए तो, जोश भरने के लिए तो पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन आम मतदाता किस तरह से रिएक्ट करता है, यह बड़ा सवाल है। वो क्या सोचता है इसको लेकर। अक्सर सुनाई यही आती है कि एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सुनने जाती है उनको कि आपका विजन कैसा है। 2 बातें हैं, या तो मतदाता आम पब्लिक उसकी श्रवण शक्ति या उनके कान जो है वो ऐसे ही एजेंडे सुनना पसंद करते हैं, तभी हो सकता है कि पॉलिटिशियंस को ये सब कुछ कहने का अवसर मिल रहा हो। या फिर
विकास कहीं गौण होता जा रहा है और मुद्दे इस तरह के लगता है उनको कि ये ज्यादा जरूरी है और ये हमें लगता है कि काफी फर्टाइल भी है, इसमें खेती अच्छी होगी तो इन्हीं को भुनाया जाए। कहीं ना कहीं तो कोई वजह है जिसकी वजह से पॉलिटिशियन है उन्हें लगता है कि ये मुद्दे रखने चाहिए, क्योंकि विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए। चुनावी जाजम बिजती है तो उसमें बिसात भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोहरों पे अगर आपको भरोसा है तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि मोहरे पिट ना जाए, ये खतरा दोनों ही तरफ है, यानी कि आपके मुद्दे हैं उन पे आपको भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि इस वक्त अंतिम पड़ाव में जिस तरह की उम्मीद है कि आपके विजन को लेकर के आनी चाहिए, तब आ रहे हैं कि मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जब जयपुर की अलवर दूसरे जो जगह हैं वहां की सभाओं में किस तरह से क्या अपने एजेंडे को बताया, वो सबने सुना दोनों ही तरफ से। और कोई भी अपनी पतंग को ढीली देके कटवाना नहीं चाहता है, सब बिल्कुल सख्त लहजे में है और देखना होगा कि उड़ान कितनी ऊंची जाती है और किसकी कटती है, ये तो 11 तारीख को तय होगा। लेकिन चलिए मैं एजेंडे पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ललिता जी, आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस का तो हमेशा एजेंडा विकास रहा है, देश का सर्वांगीण विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को पूरा न्याय मिले, उनकी फसल की पूरी कीमत मिले और महिलाओं की सुरक्षा हो, यही हमारा एजेंडा है। और इसके अलावा जिस तरीके से आज जो हो रहा है, जिस तरीके से वांट चल रहे हैं, आज हिंदुत्व का जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, आज सांप्रदायिकता जिस तरीके से फैलाई जा रही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के देश के अंदर जिस तरह डर और भय का माहौल है, तो आज जनता समझ चुकी है, मतदाता समझदार हो गया, युवा समझ रहा है कि उनको 15 लाख नौकरियों की जो बात की गई थी, 15 लाख अकाउंट में आने की जो बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं इनका जो जुमलेबाजी थी वो आज हर आदमी समझ चुका है, मतदाता समझ चुका है। तो जो माहौल है वो आज राजस्थान की जनता ने अपना कांग्रेस का माहौल है और मानस बनाया हुआ है कि अब कांग्रेस को ही वापस लाना है, क्योंकि जिस तरीके से विकास रुका हुआ है। चलिए मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा ललिता जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक ब्रिजेश जी बीच में एक सवाल करना चाहूंगा कि 1993 से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये लंबे समय से सिलसिला चलता आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में आने के बाद में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है आपके पास में। फंड भी जुटाने के लिए आप ये भी नहीं सोचते हैं कि जनता पर बहुत ज्यादा भार डालेंगे तो 5 साल बाद में आपकी परीक्षा की घड़ी में जनता आपको ठेंगा दिखा सकती है। तो बहुत सारी एक चीजें होती हैं, उस लिमिटेशंस और उन परेशानियों को कुछ लोग जो सिस्टम से जुड़े होते हैं वो समझते भी हैं, मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो यहां पे जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं उसके पीछे वजह यह तो नहीं है कि वैसे भी 5-5 साल का हमारा एक बंटवारा हो रखा है, उसके नजरिए से देखिए विकास हम भी करते हैं, वो भी करते थे। जब पब्लिक को विकास पसंद नहीं है, एजेंडा पब्लिक का भी दूसरा है, तो हमारा भी एजेंडा दूसरा होगा। देखिए हो यही रहा है एक्चुअली। हुआ क्या है कि 5 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है। सरकारों को जितना घोषणा पत्र में जो पार्टियां अपने घोषणा पत्र देती हैं, उन घोषणा पत्रों के हिसाब से अगर सरकारें अपना काम करने लगे, अगर उस घोषणा पत्र का 70% भी काम हो जाए तो मैं समझता हूं लोगों को लगता है कि हां सरकारों ने काम किया है। लेकिन होता क्या है, जब 4 साल 3 साल आपने कुछ नहीं किया है, 3 साल आपका जो प्रोग्रेस है वो स्लो प्रोग्रेस रही, और फिर लास्ट की 1 साल में या 1.5 साल में आने के बाद आप एकदम प्रोग्रेस को बढ़ाते हैं। वो क्या सोच के बढ़ाते हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं तो पब्लिक को पता लगेगा कि हम विकास कर रहे हैं। ये चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसीलिए होता वो जो 1.5 साल का जो पीरियड होता है वो जनता को अखरता है। इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार को पलटना है। हुआ यही है और 93 से अब तक यही हुआ। सिर्फ एक बार भैरव सिंह जी ने जरूर रिपीट किया था उसको, उसके बाद मैं समझता हूं राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। और इसका बेसिक कारण मेरी नजर में यही है कि लोगों को इस बात से गुस्सा आता है, लोगों की नाराजगी इस बात से रहती है कि सरकारें जो घोषणा पत्र में या जो वायदे करती हैं उन वायदों पर खरी नहीं उतरती, उन वायदों को पूरा नहीं करती। वो जो भरोसा देती हैं, जो नेता भरोसा देते हैं, उस भरोसे पर नेताओं को खरा उतरना होगा, तभी लोग विश्वास करना शुरू करेंगे। यानी कि अपेक्षाएं हम खुद ही बढ़ा रहे हैं। निमिषा जी आपके पास आना चाहूंगा कि थोड़ा सा पार्टी लाइन से अलग हो सकता है कि देखिए आज अगर कहीं कोई बात होती है
अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। वो बढ़ती कब है? जब हम एक हमारे विजन में अपेक्षाओं को जागृत करते हैं कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। जो भी कोई हो पार्टियां, यहां तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इतनी भी वो नहीं है कि साउथ की अगर बात करें तो वहां तो पता नहीं क्या क्या दे दिया जाता है कि घर में टीवी भी होगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन भी होगा, बड़ी घोषणा ऐसी होती है, कई लोग दे भी देते हैं। चले, हमारे यहां तो फिर भी बहुत सीमित हैं चीजें, हालांकि हम भी उस रूट पे चलना शुरू कर दिए हैं। अपेक्षाएं जागृत होती हैं, ये राजनीतिक दल कराते हैं कि आपको हम इतने दिन में ये कर देंगे, इतने दिन में वो करते हैं, और कर नहीं पाते हैं क्योंकि वजह है बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद में कुछ दिन उसको सिस्टम समझना होता है, सिस्टम के बाद मीटिंग्स होती हैं, वो टाइम जो है वो निकल जाता है, फिर जागृत होती है पब्लिक कि आपने इतने दिन का वादा किया था, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहा जाता है कि हम सिस्टम में आएंगे उसके बाद ही, तो अभी तो विधानसभा फरवरी में शुरू होगी, वहां से दिन शुरू होते हैं हमारे। तो अपेक्षाएं जागृत कर दिए जाते हैं क्योंकि चैलेंज दोनों पार्टियों के सामने, आपके सामने चुनौती यह है कि जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि भाजपा फिर एक बार, आपका जो स्लोगन है, इनका स्लोगन है कि अब बदलेगा राजस्थान। तो दोनों के सामने बिल्कुल टैगलाइन आपने बड़ी सटीक ली है, दोनों ही पार्टियों ने बड़ा दिमाग लगाया है विज्ञापन में। तो यह एक बड़ी वजह है कि अपेक्षाएं हम जागृत करते हैं, उन्हें पूरी नहीं कर पाते हैं। नहीं योगेंद्र जी, अब बदल गया है राजस्थान, क्योंकि पहले जो स्थिति थी बीमारू से लेकर के अब जो है विकसित राजस्थान की ओर हम आ चुके हैं। नहीं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड निमिषा जी, बात तो पूरी नहीं, वो बात मैं डिफाइन कर रही हूँ ना, मैं आपको डेफिनेशन दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपने मेरा सवाल नहीं समझा, क्योंकि आप 3 पेज में भर देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं पब्लिक की अपेक्षाएं हम जागृत करते हैं, और जो दावे करते हैं या हम विजन जो लेकर के चलते हैं अपने घोषणा पत्र। सुनिए, मैं वही कहना चाह रही हूँ, जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ राजस्थान में आई, तब उस समय से लेकर प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड, प्रत्येक वर्ष कार्ड पर रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने जाके प्रस्तुत किया है। उस आधार पर निरंतर शासन नीतियों में परिवर्तन करते करते हमने 5 साल पूरे किए। आपकी सरकार आपके द्वारा, आपका जिला आपकी सरकार, ऐसे अभियानों के माध्यम से जयपुर ही नहीं सारे संभागों और जिलों में 3 दिवसीय प्रवास के माध्यम से सरकार का शासन हुआ। अपेक्षाएं हुई, अपेक्षाएं पूरी भी हुई हैं, और जो बीमारू हालत में हमारे राजस्थान था, उस बीमारू से एक स्टेप मैं कहती हूँ ऊपर उठे, और आज हर व्यक्ति सहभागी हो गया शासन सत्ता के साथ। लेकिन जहां बात की जाती है एंटी इनकम्बेंसी, तो वहां होती है जहां कोई समाधान हो। सांप्रदायिकता की और राजस्थान को ले जाने वाला कांग्रेस का कुशासन है, क्योंकि फूट डालो, राज करो, समाज में बांटो, धर्म में बांटो। विशेष जाति पद तुष्टीकरण की टिप्पणी का जो इनका सबसे बड़ा सबूत है, इनका तेलंगाना का इनका घोषणा पत्र, जिसमें स्पष्ट इन्होंने अल्पसंख्यकों के आधार पर वहां पर सत्ता में वापसी की दुहाई की है। तो ये इससे स्पष्ट नजर आता है कि कांग्रेस से यहाँ की राजस्थान की कांग्रेस और तेलंगाना की कांग्रेस अलग अलग नहीं है। तो हम यहाँ पर अपेक्षाओं पे खरे भी उतरे, लेकिन जहां से कहते हैं ना गरीब के घर पे बिजली पहुंची, सड़क पहुंची है, वहां उसके घर के बाहर तक सड़क पहुंच रही है, रोटी पानी बिजली की सुविधाएं हुई है। राजस्थान जिसे रेगिस्तान बिल्कुल बालू के नाम से जाना जाता है, वहां जल का प्रतिशत जो है बड़ा है, नहीं पहुंची जल का प्रतिशत बड़ा है। कहीं ललिता जी, आप इंटरप्शन करेंगी तो फिर मैं भी आपको बोलूंगी, आप स्पष्टता से सुनिए। आज हमारे विकसित जो राजस्थान हुआ है, तो अब समृद्ध बनने की ओर है हम लोग। जहाँ राजस्थान का युवा पलायन कर रहा था, वो पलायन साउथ में बैठा दिया। राजस्थान बीमारू राज्य थोड़ा बीमारू था, जब हमने आपको सत्ता दी तब 1 लाख की बीमारू था। आज आपने बीमारू कर दिया, आज 3 लाख तो 3.5 लाख करोड़ रुपए आज राजस्थान इंडिया का प्रेजेंट। मैडम आप 3.5 लाख करोड़ था, और प्रति वर्ष ने स्वीकार किया 1000 करोड़ राजस्थान प्रति वर्ष जो है ना, आज राजस्थान की जनता में पिछले बीमारू तो राज्य 30 करोड़ पर्यटक आए राजस्थान के अंदर, आपके कार्यकाल में मात्र 14 करोड़ पर्यटक। आपने आज राजस्थान में कर्जा की बात कीजिए ना, राजस्थान में कर्जा कितना है? कोई कर्जा नहीं, ये झूठे आंकड़े बनाने की जो मशीन है ना आपकी, 3 लाख करोड़ रुपए निकालने वाली मशीन जा रहे हैं, उसी मशीन से आपने आंकड़े निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। 21,000 करोड़ आज उस पर राजस्थान की जनता पड़ेगा क्या बात करके छोड़ दिया। ये जो मशीन है ना आपकी मशीन, झूठे बनाने वाली मशीन, आप आलू वाली मशीन की तरह सोना निकालने वाली मशीन। आज बोलते किसानों को हमने पानी दे दिया, 5-6 घंटे मिल रहा है। टाइम इज ओवर
समय कम है। तो चले, हमारा जो मुख्य एजेंडा ये था कि देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है, कि देश की बात करें, लेकिन हम अगर राजस्थान तक भी सीमित करें तो हमें लगता है कि नेताओं को अपने जुबानी हमलों में थोड़ा सा वो मर्यादाओं का ख्याल करना चाहिए जो पटरी से उतर रही है। आने वाला जो कल होगा, हर व्यक्ति हमेशा सत्ता में नहीं रहता है और ना ही सभी पार्टियां प्रतिपक्ष में रहती हैं, समय बदलता है। लेकिन जब ये चूटियां सामने आपको सहन करने की, या तो ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप आराम से सहन कर सके, कोई भी व्यक्ति हो वो सामने वाले से जैसी अपेक्षा करता है वैसी अपेक्षा खुद से भी की जानी चाहिए सामने वाले के नजरिए से। तो मुझे लगता है कि हम जुबानी हमले करें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 20 साल पहले, 25 साल पहले जो दौर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का था वो थोड़ा सा बदल रहा है, और इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, सभी के हालात यही हैं। लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हो। बहरहाल समय का अभाव है और सत्ता का महासमर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।